गुड मॉर्निंग 10 क्लास। कैसे हो बच्चों? जैसा कि आपने देखा था पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो मेंडल लॉ में 3 लॉ दिए थे मेंडल ने। पहला था आपका प्रभाविता का नियम। ठीक है, पहला जो था प्रभाविता का नियम, हम इसमें देख रहे थे कि हमने क्या लिया था, एक लंबा मटर का पौधा लिया था टीटी और एक बौना लिया था। दोनों में जब हम क्रॉस करा रहे थे तो हमको क्या मिला था कि दोनों ही पौधे क्या होते हैं, F1 जनरेशन में क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, प्रभाविता का नियम को समझने के लिए हमने क्या लिया, एक जोड़ी विपर्यासी गुणों को लिया था। यानी कि एक लंबा मटर का पौधा लिया था और एक बौना मटर का पौधा लिया था। ठीक है, दोनों में जब हमने क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो हम देखते हैं कि जो F1 पीढ़ी यानी कि प्रथम संतानी पीढ़ी है उसमें क्या हो रहा है कि सारे ही पेड़ कैसे हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। यानी कि जो पहला संतति पीढ़ी होती है उसमें जो लंबा गुण है वो क्या होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, लंबा जो गुण है मटर के पौधे का वो प्रभावी होता है, तो इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, प्रभाविता का नियम कह दिया। ठीक है, दूसरा हमने इसमें नियम पढ़ा था विसंयोजन का नियम। ठीक है, इसमें हमने दूसरा पढ़ा था विसंयोजन का नियम। ठीक है, विसंयोजन का नियम क्या होता है कि जब हम क्या ले रहे थे, लंबे मटर के पौधे टीटी और बौना ले रहे थे, तो पहली जो जनरेशन थी उसमें तो क्या होता है, सभी पौधे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है कि जब इन्हीं का हम क्या करते हैं, आपस में संकरण करा देते हैं, तो हमको 4 प्रकार के पौधे मिलते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, शुद्ध लंबे होते हैं, और एक क्या होते हैं, शुद्ध बौने होते हैं, और बीच वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, संकर लंबे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि जो विसंयोजन का मतलब क्या है कि जो गुण पहली पीढ़ी में दब गया था प्रभाविता के कारण, वो दूसरी पीढ़ी में क्या होने लगता है, शो होने लगता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, शुरू में बौना पौधा लिया था। ठीक है, स्मॉल टी तो वो हमें यहाँ पे मिल गया है। और हमने क्या लिया था, शुद्ध लंबा पौधा लिया था, कैपिटल टी वो भी मिल गया है। और बीच में हमको क्या मिलते हैं, संकर पौधे मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका विसंयोजन का नियम। तीसरा इसमें नियम है आपका स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, कौन सा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, तो स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में हम क्या देखेंगे कि जो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम होता है उसमें हम क्या लेते हैं, 2 जोड़ी विपर्यासी गुणों को लेते हैं। ठीक है, 2 जोड़ी विपर्यासी गुणों को लेते हैं। ठीक, तो 2 जोड़ी विपर्यासी गुणों को लेने का मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या ले रहे हैं, पहले हमने प्रभाविता के नियम शो करने के लिए क्या लिया था, एक जोड़ी विपर्यासी गुण लिए थे, यानी कि एक ही गुण का विपरीत गुण लिया था। लंबे पौधे के अकॉर्डिंग क्या लिया था, बौना पौधा लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, 2 जोड़ी विपरीत गुणों का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जोड़ी लेंगे, हम क्या लिखेंगे, एक तो कलर का लेंगे और एक सीड के उसका लेंगे। तो हमने पहला क्या ले लिया यहाँ पे, गोल पीला। ठीक है, जो मटर के बीज का रंग है वो कैसा है, पीला है, और बीज का शेप कैसा है, गोल है। ठीक है, दूसरा हमने क्या ले लिया यहाँ पे, झुर्रीदार ले लिया, यानी कि जो बीज है वो कैसा है, झुर्रीदार है इस तरीके से। ठीक है, और उसका जो कलर है वो कैसा है, हरा है। ठीक है, समझ गए इतना। तो हमने यहाँ पे क्या लिए, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्या कराया है, क्रॉस कराया है। ठीक है, पहला उसमें क्या है हमारा, गोल पीला है। ठीक, एक गुण या क्या हो गया, गोल, और दूसरा गुण क्या हो गया, कलर का पीला। यहाँ क्या लिया हमने, झुर्रीदार उसका शेप है और कलर कैसा है, हरा है। तो हो गए ना 2 यहाँ जो गोल है उसका यहाँ झुर्रीदार विपरीत हो गया, यहाँ जो पीला है उसके विपरीत क्या हो गया, हरा हो गया। तो जब भी हम ऐसे गुणों को लेते हैं, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में तो हमको क्या होगा, प्रभाविता के नियम के कारण कैसे मिलेंगे, क्योंकि जो गोल शेप है वो झुर्रीदार पर क्या है, प्रभावी है, और जो पीला रंग है वो किस पे प्रभावी है, हरे पे। तो F1 जनरेशन में हमेशा हमको कैसे मिलेंगे, गोल पीले बीज मिलेंगे। ठीक है, अब जब हम सेकंड जनरेशन कराएंगे, यानी कि जो F1 पीढ़ी से हमें ये प्राप्त हुआ है गोल पीले, इसका ही हम क्या करेंगे, आपस में संकरण कराएंगे, तो हमको क्या मिलेंगे, इस तरीके से इसके युग्मक मिलेंगे। ठीक है, इधर हमने मादा युग्मक ले लिया और इधर यहाँ हमने क्या लिया, नर युग्मक ले लिया। ठीक है, और ये जो चौकोर संरचना है क्या है, पुनेट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, तो हम इसमें देखते हैं
कि जो हमको इसका जो फिनोटाइप अनुपात मिलता है वो क्या मिलता है, 9:3:3:1, ठीक। लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो 9 है ये तो क्या है, गोल पीले हैं, गोल पीले हमने लिए थे शुरू में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, झुर्रीदार एक हरा है, तो ये भी हमने लिया था। लेकिन इसमें क्या बनते हैं, नए संयोजन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, झुर्रीदार पीला है, और यहाँ पर भी एक झुर्रीदार पीला है, ठीक है। ये भी झुर्रीदार पीला है, ये भी झुर्रीदार पीला है, और ये भी झुर्रीदार पीला है। जबकि हमने लक्षणों में क्या लिया था, झुर्रीदार हरा लिया था, पीला तो लिया ही नहीं था, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नया संयोजन बन गया। दूसरा देखिएगा इसमें कि हमने गोल पीले लिए थे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं गोल हरे हमको मिल गए, ठीक है। हमने झुर्रीदार पीले नहीं लिए थे, वो भी हमको मिल गए हैं। हमने गोल हरे नहीं लिए थे, लेकिन हमको गोल हरे भी मिल गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो रहा है, स्वतंत्र अवयवन का नियम है। यानी कि जब क्या कर रहे हैं, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को दे रहे हैं और उनको मध्य क्रॉस करा रहे हैं, तो उसको कैसे कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं या स्वतंत्र अवयवन का नियम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, नए संयोजन बनने के लिए स्वतंत्रता होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र अवयवन का नियम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, स्वतंत्र अवयवन का नियम। और इसमें जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो कैसा होता है, 9:3:3:1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, स्वतंत्र अवयवन का नियम। यानी कि जब हम दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करा रहे हैं तो F1 जनरेशन में तो क्या हुआ, प्रभावी नियम लागू होगा, गोल पीले होंगे। लेकिन जब F1 के बीच हम क्या करा रहे हैं, संकरण की क्रिया करा रहे हैं, तो हमको उसमें क्या मिले हैं, नए संयोजन मिले। गोल हरे हमने नहीं लिए थे, गोल हरे हमको मिल रहे हैं, ठीक है। झुर्रीदार पीले हमने नहीं लिए थे, लेकिन झुर्रीदार पीले मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, नया संयोजन मिल रहा है। तो कोई भी गुण क्या होता है, नए संयोजन के लिए स्वतंत्र होता है, और यहाँ पर ये शो भी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, स्वतंत्र अवयवन का नियम, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो मानव है उसमें जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है। क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है। और उसमें हमेशा क्या होता है, एक नर होता है और दूसरा क्या होता है, मादा होती है, ठीक है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक तो क्या है, नर है, दूसरी क्या है, मादा है। दोनों के पास ही क्या है, क्रोमोसोम है। नर को हम किस क्रोमोसोम से दिखाते हैं, XY क्रोमोसोम से दिखाते हैं, और मादा को किससे दिखाते हैं, XX से दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, टोटल जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 46 है, ठीक है। नर के पास भी 46 क्रोमोसोम है, मादा के पास भी 46 है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से शो करने के लिए हम नर को किससे दिखाते हैं, XY से दिखाते हैं, और मादा को किससे दिखाते हैं, XX से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि लिंग निर्धारण का मतलब क्या है कि किसी भी जो मनुष्य है या कोई भी जीव है उसके लिंग का निर्धारण कैसे होगा, यानी कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो न्यू बेबी प्रोड्यूस हुआ है वो मेल है या वो कैसा है, फीमेल, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, नर और मादा के संयोजन से तो क्या हो रहा है, इसमें जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो 46 का आधा कितना हो गया, 23। यानी कि इसमें 23 किससे होंगे, मादा से आएंगे, ठीक है। और 23 किससे आएंगे, नर से आएंगे, ठीक है। तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इसलिए क्या हो रहा है, आधे जो क्रोमोसोम्स हैं वो किससे आते हैं, माता से आते हैं, आधे किससे आते हैं, पिता से आते हैं, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, और उस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लिंग निर्धारण में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो मेल है उसके पास क्या है, XY क्रोमोसोम है, और जो मादा है उसके पास क्या है, XX क्रोमोसोम है, ठीक है। तो आधे आधे जब होते हैं तो तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया है, इसको आधे आधे हमने कर लिया तो ये क्या हो गया, X, ये Y हो गया। ऐसे यहाँ पर क्या है, क्योंकि मादा के पास दोनों ही X हैं, ठीक है, एक X ये हो गया, एक X है। जब क्या होता है कि नर का X मादा के X से मिलता है, ठीक है ना। नर के पास भी X है, ऊपर देख लीजिए, X नर से आया, ये X किससे आया, मादा से आया। तो कॉम्बिनेशन क्या बना, X और X, यानी कि यहाँ पे जो चाइल्ड बनेगा वो कैसी बनेगी, गर्ल चाइल्ड बनेगी,
ठीक है, गर्ल चाइल्ड बनेगी। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, अगर पुरुष का वाई क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से मिल रहा है तो क्या आएगा, एक्स वाई बन जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, आपका बॉय चाइल्ड बन जाएगा, है ना। तो लिंग निर्धारण में क्या हो गया कि किसी बच्चे के लिंग का, कि वो नर है या मादा है, वो कैसे पता चलेगा, कि वो क्रोमोसोम से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे मेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसके पास कहते होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और जब भी क्या होते हैं आधे होते हैं, ठीक है। वैसे क्रोमोसोम की संख्या कितनी बताई दी अभी, 46 होती है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, नर के पास क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है, मादा के पास क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब नर का एक्स और मादा का एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, एक्स एक्स बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये लड़की होगी, ठीक है, क्योंकि जो लड़की के जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। जब पुरुष का वाई और मादा का एक्स मिलेगा तो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। तो एक्स वाई किसके लिए है, लड़के के लिए है। तो यहाँ पे जो लिंग होगा वो किसका होगा, लड़के का होगा। यानी कि लिंग निर्धारण का मतलब क्या है कि हम कैसे पता चलेगा कि जो बच्चे है या बेबी है वो नर है या मादा है, यानी कि लड़का है या लड़की। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं, ठीक है। तो चित्र में फिर से देख लीजिए, ये पुरुष है, इसके पास क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है। ये लेडी है, ठीक है, मादा है, तो इसके पास कैसे क्रोमो है, दोनों के दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम है। जबकि जो पुरुष है उसके पास क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो मादा है वो तो क्या है, समयुग्मक है, यानी कि उसके पास दोनों ही कंडीशन में एक्स एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन जो पुरुष है वो कैसा है, विषम युग्मक की, एक उसके पास एक्स है, एक उसके पास वाई है, ठीक है। जब वो एक्स मादा के एक्स से मिलेगा, ठीक है, तो क्या बनेगी, लड़की बनेगी। और जब क्या होगा, मादा का एक्स पुरुष के वाई से मिलेगा तो क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे समाज में धारणा है कि जब भी लड़की होती है तो स्त्रियों को ही दोष दिया जाता है कि उन्होंने फिर से क्या होगी, लड़की उत्पन्न कर दी। तो लेकिन जो लिंग का निर्धारण होता है वो कौन करता है, वाई क्रोमोसोम करता है, ठीक है। तो लिंग का निर्धारण यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम कर रहा है, वाई क्रोमोसोम। और वाई क्रोमोसोम किसके पास है, नर के पास है, ठीक है। तो दोषी कौन हुआ, ठीक है। तो कौन हुआ कि जो लिंग निर्धारण में लड़का होगा या लड़की होगी उसका निर्धारण कौन कर रहा है, वाई क्रोमोसोम कर रहा है। और वाई क्रोमोसोम किसके पास है, मेल के पास है, ठीक है। मादा के पास तो क्या है, दो के दो क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो लड़का होगा तो मादा एक्स ही देगी, और अगर लड़की हुई है तो भी मादा क्या करेगी, अपना एक्स ही देगी, ठीक है। लेकिन पुरुष से ही ये होता है कि उसके पास वाई क्रोमोसोम है, तो जो लड़के होने की संभावना है, यानी कि जो एक्स वाई क्रोमोसोम होगा वो किससे आएगा, पिता से आएगा, ना कि माता से। माता से हमेशा क्या आता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम आता है, ठीक है। जो हमारे समाज में जो धारणा है वो कैसी है, बिल्कुल गलत। तो लिंग का निर्धारण कैसे होता है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम की वजह से होता है, समझ गए। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के, मादा के पास दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और पुरुष के पास क्या होते हैं, नर के पास एक एक्स होता है, एक वाई होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ गए। जब क्या हो रहा है, नर का एक्स और मादा का एक्स मिलते हैं तो एक्स एक्स यानी कि गर्ल चाइल्ड। और जब मादा का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो क्या, यानी कि बॉय चाइल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका लिंग निर्धारण, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।